कई देशों के 239 तकरीबन 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों का दावा है कि हवा में भी कोरोना फैल सकता है, एयरबॉर्न है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिसर्च को रिपोर्ट किया है। इस वजह से बेहद संजीदा मामला दिखाई देता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन वैज्ञानिकों ने WHO को एक खुला खत लिखा है और कहा है कि आप अपने जो पैमाने बनाए हैं उन पैमानों पर फिर से सोचिए। और इसकी वजह से अब बहुत सारे पैरामीटर्स यानी कि जितने भी मानदंड तय किए गए हैं वो भी बदल सकते हैं। ये कोरोना को लेकर अब तक की जो बड़ी बातें कही जा रही हैं उनमें से एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक ये बात की पुष्टि या इस बात को लेकर कोई रिकॉर्ड पर आने के लिए तैयार नहीं था कि एयरबॉर्न है या नहीं। एयरबॉर्न होने का मतलब या हवा में फैलने का मतलब ये है कि इसके कण हवा में जिंदा रह सकते हैं और ये लंबे समय तक रह सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से कोई आदमी अगर गुजर रहा है तो हो सकता है कि उसको इसका ख़तरा हो जाए। तो ये एक तरीके से काफ़ी दिलचस्प मामला इसलिए है क्योंकि इसको लेकर अब तक नई नई थ्योरीज आती रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि एयरबॉर्न नहीं है, अब कहा जा रहा है कि हवा में ये ज़िंदा रह सकता है। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा को समझने के लिए कोरोना के ये जो नए लक्षण सामने आए हैं उनको समझने के लिए डॉक्टर राजेश पारिक हैं, डायरेक्टर हैं जसलोक अस्पताल से, और डॉक्टर एम वली हैं गंगाराम अस्पताल दिल्ली से, और हमारे साथ हैं श्री वैद्य वेंकटरमन MGM हेल्थ केयर चेन्नई से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप इस चर्चा को या इस चीज़ को समझने के लिए हमें तीनों बड़े महानगरों का पर्सपेक्टिव या समझ ज़रूरी है, क्योंकि हर शहर में शायद अलग अलग किस्म से चीज़ों को हैंडल भी किया जा रहा है और अलग अलग किस्म के अनुभव भी सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मुंबई में, चूँकि मैं मुंबई में बैठा हूँ, डॉक्टर पारिक आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो रिसर्च आई है क्या हम भी इसी नतीजे पर पहुँच रहे हैं या आप लोगों के जो अनुभव हैं वो इन साइंटिस्ट के अनुभव से कितना मेल खाते हैं? हम तो इस नतीजे में मार्च महीने में पहुंच पाए थे। मार्च में हमें किताब लिखी थी कोरोना वायरस पर, पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से, और उस किताब में हमने लिखा था कि ये हवा में फैलने का जो एयरबॉर्न आप कहते हैं और ड्रॉपलेट बॉर्न जो बूंद में जमीन पर नीचे गिरता है, इसमें जो अंतर है, जो ओवरलैप है वो तो बहुत ही है। यानी 1934 में वेल्स करके एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने उनका इवेपोरेशन कर्व दिखाया था। उसमें यह दिखाया था कि अगर बूंद जमीन पर गिरता होगा और अगर हवा ज्यादा होगा और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वो गिरते गिरते छोटा हो सकता है और फिर हवा में उड़ सकता है। तो हमने किताब में ये लिखा था कि हमको ये समझना चाहिए कि ये जो एयरबॉर्न है ये हो सकता है। अभी परसों 240 के आसपास साइंटिस्ट ने WHO को लिखा है कि इसको अभी एयरबॉर्न ही समझना चाहिए। तो WHO को अभी जल्दी से जल्दी इसको एयरबॉर्न समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये समझ लेंगे तो फिर हम और सावधान हो जाएंगे। जी, हमारे साथ चेन्नई से श्री वैद्य वेंकटरमन जी भी हैं। मैम, आप हमें अगर समझा पाएं कि अगर हम इसे एयरबॉर्न मान लेते हैं तो इससे हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं भारत के वो किस तरीके से बदलने पड़ेंगे, और ये जो कंटेमिनेशन जोन को लेकर जो हमारी रणनीति है इसको हमें कितना बदलना होगा अगर हम सभी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कोरोना हवा में फैल सकता है? तो अभी तक तो ऐसा था कि लोगों का अभिप्राय था कि हम मास्क तभी पहने जब हम किसी से बात कर रहे हो या 2-3 फीट के दूरी पे हो, विद लाइक हम अगर नज़दीक आ रहे हो तो। लेकिन अब अगर एयरबॉर्न है तो अगर आप किसी चीज़ के लिए घर से बाहर रह रहे हैं या एनीवेयर अगर कहीं भी जा रहे हैं, घर पे भी रह रहे हैं, तो अगर आपके घर में पॉजिटिव केस है, आइसोलेट किया है, तब भी बाकी लोगों का घर में मास्क पहनना ज़रूरी है। जब तक हम लोग मास सर्वेलेंस में ये एंटीबॉडी पॉजिटिव, ये सोसाइटी सेफ है, अभी इससे ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये कहने के कॉन्फिडेंस आने तक हम लोगों को ये हिदायत बरतनी पड़ेगी कि हमको अभी मास्क पहनना ज़रूरी हो जाएगा सबके लिए। प्रॉपर प्रोटेक्टिव मास्क, नॉट ओनली कॉटन क्लॉथ मास्क, इट हैज़ टू बी बेटर थेरापेटिक मास्क और सर्जिकल मास्क पहनना पड़ेगा। जी।
हमारे साथ यहाँ पर अभिषेक डॉक्टर वली भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वली, आपसे यहाँ पर अगर हम आम लोगों के लिए समझना चाहें, हम भी रोज ऑफिस आते हैं और कई लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ऐसे में ये बात जब निकलकर सामने आती है कि ये हवा के जरिए भी ये संक्रमण हो सकता है, तो कहीं ना कहीं डराने वाला है। तो क्या अब हमें जो अब तक हम एहतियात बरत रहे थे, क्या अब उन्हें और ज्यादा बढ़ा देना होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं ये इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने फोन में अभी लिया है आपकी टॉक शुरू होने के बाद। ये एक लड़की इसमें खांस रही है और ये ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक बार, बल्कि इस पे एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है किसी ने, हेल्दी कहलवाकर। तो जब था कहा जाता है तो इस तरह के ड्रॉपलेट सबसे ज्यादा निकलते हैं। तो मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, जैसे अभी डॉक्टर पारिक ने भी बताया, लेकिन WHO हमारी थोड़ा धीरे धीरे आती है मुद्दे पे, तो हमको लग रहा है कि अभी एक आध दिन और लग जाएगा WHO को इनकी बात मानने में। लेकिन आपने जो सवाल उठाया बड़ा प्रैक्टिकल है। मैंने इसका ये हल निकाला है कि ये वाला जो मास्क है, जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, ये इसलिए है कि मेरे मुंह की हवा से जो जीवाणु है वो मेरे से बाहर न जाए, जो कि हम नॉर्मली सर्जिकल ऑपरेशन में पहनते हैं। और अगर हम इसके ऊपर N93 भी लगा लेंगे, दोनों मास्क लगा के हम पहनेंगे, तो ये हमारा फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये दोनों मास्क मिलाकर फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। और मैं अपने यहाँ, मैं खुद यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, और आम तौर पर लोगों को कह रहा हूं कि आप सिंपल वाले भी अगर डबल मास्क लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। मैं बच्चों को भी, कल भी रात को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप जब घर में रहें और मेरे बेडरूम में आए तो आप मास्क लगा के आए। तो हमारे घर के अंदर भी हमको इस बात की प्रैक्टिस करनी है, और जब हम बाहर जाएं तो इस बात की प्रैक्टिस करनी है। और ये बड़े कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई थ्योरीज की बड़ी जरूरत नहीं है। ये फिजिक्स के रूल्स हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। इसमें बहुत से साइंटिस्ट ने अपना पॉइंट प्रूव किया है, वेल्स का भी लॉ है। और ये एक नेचुरल सी बात है कि जब मेरे मुंह से निकला हुआ कोई गीला कण हवा में जाएगा तो वो छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि हवा में इवेपोरेशन होगा उसका, ऑब्वियस है। तो जैसे ही वो छोटा होगा तो उसकी जो फ्लोटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो जब फ्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो उससे खतरा बढ़ जाएगा। तो उससे बढ़े हुए खतरे को निपटने के लिए मुझको अपना मुंह और नाक कवर रखना है, आंखें कवर रखनी है। ये एक आम बात आदमी को समझ में नहीं आ रही है ये बात। अभी मैं कुछ फंक्शंस के वीडियोस देख रहा था मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, वहां भीड़ इकट्ठी है, नहीं होनी चाहिए ये भीड़। हमको भीड़ वाले इलाके में जाने से बचना है और अपने मुंह को, आंखों को और नाक को कवर रखना है, और साथ साथ हाथों को साफ करते रहना है। यही इसका इलाज है। हमको स्टेज 4, स्टेज 3 कुछ भी हो जाए, अपने को बचाना है। हवा में वायरस होता है, ये बात सत्य है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर पारिक, आप चूंकि लगातार इस पे काम भी कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, आप जो वली साहब कह रहे हैं, इसको, ये जो मास्क है इसको लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। और मेरे जैसा आम आदमी, आदिति जैसे हम लोग, तमाम आम लोग हैं, तो हम लोगों को कोई कहता है, कभी हमें नेता बोल देते हैं कि आप गमछा लगा लीजिए, या आप अपने गले में जो डालते हैं गांव में उसको आप पहन लीजिए, काम चल जाएगा। कोई कहता है रुमाल बांध लीजिए, जो आप कई बार काम करते समय बांध लेते हैं, तो रुमाल बांध दीजिए। कुछ लोग रुमाल बांध के घूम रहे हैं, और कुछ लोग आपके जैसे जो संजीदा लोग हैं वो कहते हैं कि जी 3 लेयर मास्क की ज़रूरत है, 2 लेयर मास्क की ज़रूरत है, या N95 की ज़रूरत है। तो हम अब क्या करें? अगर ये एयरबॉर्न है, तमाम लोग हैं, तो हमारे को ये कौन सी पुष्टि कर सकते हैं कि हमें किस किस्म की तैयारी अपने मुंह पर मास्क की करनी चाहिए? जी, तो हमको अभिषेक जी पहले तो ये समझना चाहिए कि जो N95 प्रोफेशनल मास्क है वो सिर्फ डॉक्टरों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग इस्तेमाल करेंगे जब इसकी जरूरत नहीं है, तो जिन लोग को जरूरत है वहां शॉर्टेज हो जाएगा। तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पेशेंट्स है जिनको इन्फेक्शन है वो लगा सकते हैं, और उनके आजू बाजू के लोग लगा सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं या घर में है तो 2 या 3 लेयर काफी है। तो वो स्कार्फ से हम कर सकते हैं, रुमाल से कर सकते हैं, कोई भी कपड़े से कर सकते हैं। प्रोफेशनल मास्क की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 या 3 लेयर हम लगा ले नाक पर और मुंह पर तो काफी होता है।
जी। विद्या जी भी हैं, अदिति आप उनसे अब जुड़ गई हैं, विद्या जी वापस आ गई। डॉक्टर विद्या, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जब ये हवा से फैलने की बात आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल अब लोगों के जहन में आ रहे हैं, ये भी बात है कि अगर हम बंद कमरे में बैठे हैं तो फिर वहां पर बहुत तेजी से फैलने का खतरा है। ऐसे में अगर हम किसी दुकान पर हैं तो वहां पर अगर, क्योंकि धीरे धीरे आप जानते हैं कि अनलॉक के बाद अब जो रियायतें हैं, जो पाबंदियां हैं, वो धीरे धीरे उनमें ढील दी जा रही है। पहले दुकान पे एक बार में 1 लोग खड़े होते थे, अब 5 लोगों को खड़े होने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में फिर अब वापस से क्या कहीं इस बात को देखना होगा या सरकारों को सोचना होगा कि शायद फिर से थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है अगर इस तरीके से फैलने की बात की पुष्टि हो जाती है तो? हम अभी इस कोरोना को फैलने से तो रोक नहीं सकते। कम्युनिटी स्प्रेड जो कहते हैं ना, समुदाय स्प्रेड टू डन। ये है कि हम अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि जैसे सर ने बताया ना कि सिलेबस के थ्रू ज्यादा स्प्रेड होता है। जब तक आप मास्क पहन रहे हैं, किसी भी तरह का मास्क, आप प्रोटेक्टिव है ना, तो हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, आपकी आवाज आ रही है। सो ऐसा है कि अगर 5 लोग भी हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि 5 में से 1, इवन इफ 1 भी नहीं पहनेगा मास्क तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 5 लोग खड़े हैं, अपनी पीपीई मेंटेन करिए, किसी चीज को टच नहीं करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, घर जाके जो पहना है कपड़ा वॉश करके डालिए, और कमरे के अंदर ज्यादा हमारे यहाँ पे क्राउडिंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि स्पीकिंग 10 बाय 10 के कमरे तो उससे ज्यादा में नहीं रहना। आइडियली एक आप खाना भी ले लीजिए, दिल्ली के सब एरियाज ले लीजिए, 4 लोग 5-6 लोग। हमारे नॉर्थ मद्रास में सबसे ज्यादा केसेस फैलने की जो प्रक्रिया है वो इसी वजह से। तो बिल्कुल। डॉक्टर पारिक, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि अस्पतालों के प्रोटोकॉल्स भी बदलने पड़ जाएंगे अब, क्योंकि जैसे विद्या मैडम है वो बता रही हैं, वो भी अस्पताल में है इस वक्त में, शायद आप अस्पताल में, क्योंकि अगर एयरबॉर्न है तो अस्पतालों को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी के जो मरीज़ हैं दूसरे चीज़ों से जो गुजर रहे हैं उनको ज़्यादा खतरा है, और अस्पतालों को एक नए किस्म से अब सोचने की ज़रूरत है, नॉन कोविड अस्पतालों को भी। जी जी, मुझे आपका सवाल ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया, तो आप शायद ये बोल रहे थे कि अस्पताल में और कुछ जरूर है? जी बिल्कुल, यही पूछ रहे हो। जी, मुझे नहीं लगता अभी कोई नॉन कोविड हॉस्पिटल रह गया है। जी विद्या जी, आपको लग रहा है कि नॉन कोविड हॉस्पिटल नहीं, लेकिन मुंबई में बहुत सारे अस्पतालों ने अपने आप को कैटेगराइज किया हुआ है कि हम नॉन कोविड हैं और हम कोविड है। उन्होंने कोविड, क्योंकि बहुत सारे कोविड सेंटर और कोविड हॉस्पिटल्स बन गए, तो इस वजह से मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नॉन कोविड हॉस्पिटल। लेकिन आप तक अगर आवाज़ आ रही है विद्या जी, तो मैं आपसे समझना चाह रहा था, शायद पारिक साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, क्या अस्पतालों को नए किस्म से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि जैसे बच्चों के अस्पताल हैं और या गायनिक हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं। एब्सोल्युटली, अभी ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ पे एक सिजेरियन या डिलीवरी करता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से एसिम्प्टोमेटिक है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे का टेस्टिंग करें जो अभी पैदा हुआ है, या उसको अलग रखें, हाँ पॉजिटिव है। ये सब बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं हम के सामने। हम लोग ने फिर प्रोटेक्टिव शुरू करना है। नॉन कोविड वार्ड्स बहुत कम हो गए। हम लोगों ने शुरू किया था कि लिमिटेड कोविड नॉन कोविड, वो पूरा रेशियो ही रिवर्स हो गया। अभी हम ज्यादातर कोविड लिमिटेड नॉन कोविड इशू के साथ आ रहे हैं, वो भी कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि मैंडेटरी कर रहे हैं हार्ट अटैक के पेशेंट, उसका हम एक टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं तो वी हैव टू पुट हिम इन द, हम लोग उनको अपने आप वी हैव टू शिफ्ट देम बैक टू दी कोविड वार्ड। ऐसा हो गया है कि कोविड में ही, क्योंकि हम नॉन कोविड पेशेंट्स को तो कोविड पेशेंट्स के साथ एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। सो अभी 3 तरह के वार्ड्स हो गए हैं, एक प्योर कोविड
एक नॉन कोविड, एक सस्पेक्टेड बीच में आ गया है कि जो सस्पेक्टेड है वो बीच में रहेंगे, जहां वो पॉजिटिव हो गए तो वो कोविड में चले जाएंगे, जो नेगेटिव है तो फिर वो नॉन कोविड में चले जाएंगे। ये हम लोगों के आप जब सस्पेक्टेड बोलती हैं जी, जब आप सस्पेक्टेड बोलती है तो सस्पेक्टेड का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, किसको है किसको नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। लेकिन हम इस चर्चा को अभी बनाए रखेंगे। आप सभी, डॉक्टर वली, डॉक्टर पारिक और डॉक्टर श्रीविद्या, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर अब एक नई बात सामने आई है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हवा से भी ये वायरस फैल सकता है और तेजी से फैल सकता है। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर वली हैं, इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर श्रीविद्या हैं और इसके अलावा डॉक्टर राजेश पारिक भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। जो डॉक्टर वली, यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर श्रीविद्या पहले सेगमेंट में बात कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि अब सस्पेक्ट्स जो हैं अलग अलग सबके सेगमेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में छतरपुर में एक बहुत बड़ा कोविड केयर सेंटर खोला गया है। कल ही उपराज्यपाल ने उसका उद्घाटन भी किया है। ऐसे में वहां पर जो हम बेड्स देख रहे थे डॉक्टर वली, वो तो बहुत नजदीक लगे हुए हैं। 10,000 बेड्स का इंतजाम वहां पर किया जा रहा है, मरीजों का आना भी वहां पर शुरू हो चुका है। तो अगर सिर्फ इस वक्त उसकी बात की जाए तो ऐसे में वहां पर रहना भी अब खतरे से खाली नहीं होगा अगर हवा के जरिए फैल रहा है तो। हाँ, देखिए ऐसा है, ये जो अमित शाह जी वगैरह कल गए थे, 2 सेंटर इन्होंने बहुत बड़े बड़े बहुत जल्दी खड़े कर दिए। वहां पे कोविड पॉजिटिव ही मरीज जाएंगे, इसलिए कोविड पॉजिटिव टू कोविड पॉजिटिव उनको वहां पे क्वारंटीन किया जाएगा। अगर उनके साथ नॉन पॉजिटिव पेशेंट रखा जाएगा उसको खतरा होगा। तो ये तो ठीक है, बेड का जितनी दूरी उन्होंने रखी है इससे ज्यादा शायद पॉसिबल नहीं है। मुझे ये कहना है कि 8 से 14 मिनट तक अगर 13 माइक्रोमीटर की ड्रॉपलेट है जिसपे हम बात कर रहे हैं वो हवा में सस्पेंडेड रह सकती है, उसके लिए उस व्यक्ति को जो उस बेड पे लेटा हुआ है उस लेटे भी हालत में भी मास्क लगाना है। मास्क जो है इसमें बहुत हिफाजत की चीज है। और 2 चीजें मास्क के बारे में लोग नहीं समझ रहे हैं लगाने वाले, कि एक तो जो नाक के ऊपर से अगर हवा निकले और चश्मा मेरा फॉगी हो जाए, इसका मतलब मेरा मास्क जो है फुल प्रूफ नहीं है। दूसरे, मास्क को हम उठा के रख देते हैं फिर लगा लेते हैं, दिस इज सुसाइडल। ये बहुत खराब बात है। मास्क को हमको निकालना नहीं है। अगर हमने निकाल लिया तो वो डिस्पोजेबल दूसरा मास्क यूज कीजिए। मास्क को बार बार निकालना लगाना उससे बहुत ज्यादा खतरा होता है। मास्क का प्रॉपर डिस्पोजल आखिर में करना। लोग मेरे पास आते हैं, भीगे हुए मास्क है, उनका थूक लग रहा है, उसमें नाक लग रही है, पहने हुए 3 दिन से पहने हुए, ये कुछ नहीं है। आप पॉल्यूट कर रहे हैं, अपने को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, हवा को भी पॉल्यूट कर रहे हैं और पड़ोस में बैठने वाले को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। प्रॉपर यूज ऑफ मास्क शुड बी लर्न बाय एवरीबॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपके चैनल के थ्रू जा रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात तो लगभग पुरानी है और WHO को माननी भी पड़ेगी, मान लेगी, लेकिन हमको अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। और जो इसमें हमारा कंजेशन है वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में नहीं है, जो हमारी सोसाइटी में है। अदिति जी, बहुत जरूरी है कि हम डिकंजेस्ट करें अपने आप को। और फिर मैं वही बात कहता हूं, बगैर जरूरत बाहर ना निकले, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी 2 हफ्ते खतरे के हैं और बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है। थैंक यू जी वली साहब। पारिक साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मुंबई के, चूंकि मैं भी मुंबई में बैठा हूं, आप भी मुंबई में हैं, मुंबई में जगह की वैसे भी कमी है। दूसरी बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जो शाम की या सुबह की सैर करने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए, वो कंजेशन फील करते हैं जब वो वॉक कर रहे होते हैं या ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं, तो उनको मास्क लगा के करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नहीं, आप चूंकि एक सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही रहे हैं, आपकी दूरी पहले से ही है, तो आप अपना आगे पीछे कर सकते हैं मास्क। आप उन लोगों के लिए इस समय ऐसे वक्त में जब हवा में फैलने वाली बात आ रही है, क्या सलाह देंगे? देखिए, पहले तो हमको यही समझना चाहिए कि अभी हमको सिर्फ सावधान रहना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि हवा से फैल सकता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो हमेशा हवा से नहीं फैलता है। जब कुछ कंडीशंस रहती है, जैसे हवा ज्यादा रहती है या ह्यूमिडिटी कम रहती है, तब ये फैल सकता है। दूसरी बात, ये ऐसे नहीं है कि कल से ही ये फैलने लगा है इस तरह से, और पहले से ऐसे था। मैंने आपको बताया, हमने मार्च में लिखा था कि ये हवा से फैल सकता है। तो ये पहले से ही फैल रहा है, लेकिन हमेशा नहीं फैलता है, कुछ कंडीशंस में फैलता है। तो ऐसे नहीं है कि आज से हमको डरना चाहिए, हमको जरा सावधान रहना चाहिए,
चलते दफे बाहर जो लोग चलते हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, उनको स्कार्फ, रुमाल, कुछ भी 2 या 3 लेयर का पहन के या ऑर्डिनरी मास्क, क्लॉथ का मास्क पहन के, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आज से सब बदल जाएगा। जी डॉक्टर पारिक, जब आप कहते हैं कि कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये हवा से फैलेगा, तो क्या आप उन कंडीशंस को भी थोड़ा सा हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी, तो 1934 में वेल्स करके फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक वेल्स इवेपोरेशन कर्व ड्रॉ किया था। वो जरा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझो कुछ बूंद 6 फीट से नीचे जमीन पर गिर रहा होगा, तो अगर वो बूंद का वजन है ज्यादा होगा तो वो नीचे गिरेगा, वो उड़ेगा नहीं। लेकिन गिरते गिरते अगर जोर से हवा आई और अगर जो ह्यूमिडिटी है वो ड्राई रहेगी, तो वो जैसे गिरेगा वो सूखते जाएगा, और जब वो सूखते जाएगा तो उसका वजन कम होते जाएगा, और जमीन पे पहुंचने के पहले उसका वजन इतना कम हो जाएगा कि वो हवा में फैल सकेगा। ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, और इसके बारे में हमने मार्च में लिखा था वेल्स इवेपोरेशन कर्व के बारे में। तो अभी क्या हो रहा है, अब तक WHO बोल रही है कि ये नहीं हो सकता है। अभी ये 239 डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने WHO को लिखा है कि आप बोलो कि ये हो सकता है, ऐसे नहीं है कि हमेशा होता है। तो इसीलिए जो भी अभी तक हो रहा था वैसे ही हो रहा है, ऐसे नहीं है कि अभी होने वाला है। जी जी, और डरना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों डॉक्टर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विद्या, श्रीविद्या, वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर पारेख। हम आपके पास दोबारा लौट के आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं WHO के लिए जो चिट्ठी लिखी गई है, खुला पत्र लिखा गया है 239 वैज्ञानिकों की तरफ से। हमारे खुद के हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पहले इस नतीजे पर पहुंच चुके थे एक तरीके से कि ये एयरबॉर्न है, हालांकि इसको लेकर साइंटिफिक दावा करना बाकी था। डॉक्टर वली, आप कुछ कह रहे थे हम ब्रेक लेने के पहले, तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक तो अभी डॉक्टर पारिक ने जब सुबह इंग्लिश के प्रोग्राम में आपके बात की थी, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी, मुझे बहुत अपील की कि ये जो सोसाइटीज हैं इनमें रहने वाले भी उतने ही केस्ड हैं जैसे धारावी के संक्रमण वाले हुए थे। और इन्होंने बहुत अच्छी एक टर्म दी थी, वर्टिकल धारावी। तो दिल्ली में भी ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं, तो वहां के रहने वालों को भी सावधान रहना चाहिए, और वो हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि WHO ने पिछली बार संज्ञान दिया था इसका कि ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स या एयरबॉर्न जो इन्फेक्शन होता है ये पॉसिबल है। स्पेशली उन्होंने उस संदर्भ में इसको पॉसिबल माना था जैसे हम किसी को निबुलाइज करा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर ICU का माहौल है, उसमें हम हाई प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जब जहां पे इस तरह की एयर आएगी तो वो संक्रमित होगी। उसके लिए एयर फ्लो के उन्होंने ज़ाब्ते मुकर्रर किए थे, 12 फ्लोर्स और 6 फ्लोर्स मिनिमम होने चाहिए, और एग्जॉस्ट होना चाहिए। तो ये सब सावधानियां अगर हम घर पे भी रखेंगे, अपने घर का AC जो है वो नहीं चलाएंगे, और अपने घर के दरवाजे खिड़की खुले रखेंगे, और अपनी कार को भी शीशे बंद करके नहीं चलाएंगे, उसका AC जो है रीसर्कुलेटिंग मोड पर नहीं रखेंगे, तो ये जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है ये हम कम कर सकते हैं। और ये कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जब आज सुबह से इसका जिक्र हो रहा है तो हम सब इस बात को सीखें कि हमें अपनी कार के शीशे खोलकर चलाना है, उसमें AC चलाकर उसको रीसर्कुलेशन मूड में नहीं रखना है, घर के खिड़की दरवाजे खोलकर उसको, घरों को, कमरों को वेंटिलेटेड रखना है, वेल ब्राइट रखना है दिन में, घर में सफाई करनी है, फर्श पर पोछा लगाना है, बेडरूम में जूते नहीं लाने हैं, बाहर के पहने हुए कपड़े अंदर नहीं लाने हैं। तो ये जो बहुत छोटी छोटी जनरल सावधानियां हैं, हम इससे अपने को कोरोना से बचा सकते हैं। बहुत जरूरी है ये बात। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीविद्या, आप भी हमारे साथ बनी हुई हैं यहाँ पर। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब जो दूसरे जो मरीज हैं, चाहे वो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हो, चाहे वो कैंसर हो या दिल के मरीज हो या डायबिटिक हो, क्या अब उनके लिए कुछ और सावधानियों के बारे में आप बताना चाहेंगे? जो जिनको बाकी बीमारियां हैं, डायबिटीज एंड कैंसर वगैरह, इन लोगों को हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं। इन लोगों का
कोरोना से बीमारी से ग्रस्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आते हैं। इन लोगों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये ऑलरेडी हमारे हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। कोई भी इस तरह का पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हम लोग 93 या 94 कट ऑफ रखते हैं, वो इवन इफ दे कम बिटवीन 90 और 94 के बीच में भी आते हैं, तो हम उन लोगों के लिए ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। उनके साथ ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा रहता है। एंड वो उन लोगों का कोविड स्कोरिंग से कहते हैं सिवियरिटी स्कोरिंग जो है वो ऑलरेडी हाई रहता है। तो यस, डेफिनेटली उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ और भी पेशेंट्स आते हैं जो पेशेंट्स कोविड है, पॉजिटिव है, लेकिन उनके घर में ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, तो उनको हम लोगों को मतलब जो कोविड पॉजिटिव है उन लोगों को कंपल्सरीली क्वारंटाइन, अलग जगह पे क्वारंटाइन स्टे कॉलेजेस में जहाँ पे अरेंजमेंट किया है गवर्नमेंट ने, वहां रखते हैं। वापस हम उनको घर नहीं भेजते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा सेफ रखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए। जी बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर पारिक से। डॉक्टर पारिक, कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं उनको लेकर क्या हमें नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारी मामले कंटेनमेंट जोन को लेकर भी हैं कि क्या कंटेनमेंट जोन जो रणनीति है वो कारगर हुई है तब जब ये हवा में भी फैलने का मामला है। डॉक्टर पारिक? जी डॉक्टर पारिक शायद अभिषेक सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर वली, हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अभी कहा है कि जो तमाम एहतियात है वो हमें यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है, तो अगर बुजुर्गों और बच्चों की बात की जाए, यानी कि इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि हवा से ये संक्रमण हो रहा है, कि जैसा कि आप भी कह रहे हैं, डॉक्टर पारिक भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों और बुजुर्गों को कम से कम या न के बराबर ही घर से बाहर निकलने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए, स्कूल्स बंद है, मॉल्स अभी खुले हैं, लेकिन और जो सिनेमा हॉल वगैरह हैं उनके जाने के बहाने वो बंद है। और अभी जो कंटेनमेंट जोन की आपने बात की थी, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होम मिनिस्टर साहब ने दी हैं। मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन में कहा है कि जो भी लोग, आपने भी पूछा है कि कैंसर से पीड़ित हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, उनका ये वाला टेस्ट, एंटीजन टेस्ट 100% करना है। 100% उनकी स्क्रीनिंग करनी है, उनको घर में रखना है, उनको आइसोलेटेड रखना है। उनके पास जो भी आए, एक ही आदमी आए घर का, मास्क पहन के आए, पूरे हाथ धो के आए, सावधानी बरते, उनको हमें छोटे बेबी की तरह रखना है। और इसी तरह से तो जिस तरह से आप तीनों ने हमें बताया, डॉक्टर राजेश पारिक, डॉक्टर श्रीविद्या वेंकटरमन और डॉक्टर एम वली, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो शुरू से आप एहतियात बरतते आ रहे हैं, अगर उन्हीं को ठीक से बरतेंगे तो शायद अपने आप को बचा लेंगे और अपने आसपास वालों को भी बचा लेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।